प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कुछ संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में तथा कल जो हमने सवर्ण संज्ञा का सूत्र पढ़ा था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण, उसका एक निश्चित सूत्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती थी। जैसे बताया था उस सूत्र के दौरान कि जैसे कै खे गे घे गे, ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं और पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है, इसलिए समान उच्चारण स्थान है, समान आभ्यंतर प्रयत्न है, इसलिए ये परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाएंगे। कै का सवर्ण खे गे घे गे हो सकता है, खे का सवर्ण कै गे घे और गे हो सकता है। इस प्रकार ये सब आपस में सवर्ण है। इसी प्रकार ए आ, ये दोनों सवर्ण है, दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। इसी तरह से ई और ई, इनके उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। तो ये परस्पर तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के द्वारा इनकी सवर्ण संज्ञा कही जाती है। री और ली, इनकी भी सवर्ण संज्ञा, हालांकि री और ली का उच्चारण स्थान अलग अलग है, ऋतु रसानाम मूर्धा और लर्तु लसानाम जनता, तो इन दोनों के उच्चारण स्थान अलग है, अलग अलग है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न समान है। तो ऐसी स्थिति में तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से सवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इनकी सवर्ण संज्ञा अपेक्षित थी, इसलिए कात्यायन ने एक वार्तिक का निर्माण किया इनकी सवर्ण संज्ञा को ध्यान में रखते हुए कि इनकी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, इसलिए एक वार्तिक बनाई उन्होंने, री ली वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ऐसी एक वार्तिक बनाई, उसका मतलब है कि री और ली वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, तो इस कारण से इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब बारी है कि क्या ये सवर्ण संज्ञा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम से जो सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है सब जगह, क्या वो सब जगह सवर्ण संज्ञा होती है अथवा नहीं होती है। जैसे ए और है, देख रहे हैं हम कि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, लेकिन यहां इनके आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार जैसे स और ई, अब देख रहे हो आप, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ईचु यसा नाम तालु, और स का भी क्या है, तालु है। तो ऐसी स्थिति में ई और स का उच्चारण स्थान तालु है। अब यहां पर इन दोनों उदाहरणों को देखिए कि स हमने आभ्यंतर प्रयत्न भट्टोजी दीक्षित के मत में जो कल हमने पढ़ा था उसमें चार पढ़े थे, स्पष्ट वो विव्रत और संव्रत। तो विव्रत में आया था विव्रतम स्वराणाम उस्मणाम च, इसलिए अब देखो ये स्वर है और ये उस्म वर्ण है, ये स्वर है और ये उस्म वर्ण, तो इसका मतलब इनकी दोनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विव्रत है, इन दोनों का भी विव्रत है, उच्चारण स्थान भी समान है, उच्चारण स्थान, इसका मतलब इनकी सवर्ण संज्ञा होने जा रही है। जब इनकी सवर्ण संज्ञा होती है तो अब सवर्ण संज्ञा कर दी जाए मान लो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम से, तो एक दिक्कत आने लगेगी। जैसे ये दिक्कत आने लगेगी, दधी हरती,
अब दधिहर्ती में संधि करते समय अगर हम सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण सूत्र को के आधार पर यह सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं, तो समझ रहे हो आप, ई को और है को यहां जब सवर्ण संज्ञा करेंगे तो है को ए भी मान लिया जाएगा, और जब ए मान लिया जाएगा तो ये है ए जैसा दिखाई देगा सवर्ण के रूप में, तो यहां एक संधि प्राप्त होने लगेगी और एक अनिष्ट प्रयोग बनने लगेंगे, फिर संधियां हो जाएगी, यानी इस व्यंजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तरह दधि प्लस शीतलम में देखिए, यहां ई है, ये से है, तो से को ई माना जा सकता है, ई जो ऐसा नाम तालु, क्योंकि से की री की सवर्ण संज्ञा है। तो जब इसको ई मान लिया जाएगा तो ई और ई को दीर्घ संधि होने लगेगी। तो इस प्रकार से ये चार वर्ण स है जो स्वरों के साथ विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न में आए, अगर उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो रहे हैं तो वहां सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, और ऐसी स्थिति में ये गलत प्रयोग बनने लगेंगे, अनिष्ट प्रयोगों की भरमार हो जाएगी। इसको देखते हुए पाणिनि ने एक सूत्र का निर्माण किया, और वो सूत्र है नादझलम। ये इसका नादझलम सूत्र की शुरुआत इस वजह से होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। आगे जब लोग सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने 5 आभ्यंतर प्रयत्न लिखे तब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वहां ये सूत्र नहीं लगाया गया। तो अब देखिए नादझलम सूत्र क्या कहता है, आकार सहितो अच आच सच हल चेत्य तो मिथा सवर्णो नस्त, ये इसका अर्थ है। पूछा जाएगा नादझलम सूत्र से किम तात्पर्यम, तो आपको ये आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा आता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है सवर्ण संज्ञा निषेधक सूत्र कौन सा है, तो नादझलम सूत्र है। अब यहां देखो, आकार सहितो अच आच, आकार सहित अच, तो आच कहेंगे दीर्घ हो जाएगा, तो अच के साथ साथ आ को प्रश्लेष किया गया, अलग से लिखा गया कि आ और है के साथ, जैसे विश्वपा भी उदाहरण है तो वहां होड से ढ नहीं हो जाए, तो ये आकार सहित अच आच, इसलिए इसको आच पड़ा। सैच हल, तो वो आच यानी आ सहित अच, और वो हल यानी व्यंजन, इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तुल्य से प्रयत्न सवर्ण संज्ञा कर देता है, लेकिन ये सूत्र निषेध कहता है, ये कहता है कि भाई अच की अच के साथ ही सवर्ण संज्ञा होगी और हल की हल के साथ ही सवर्ण संज्ञा होगी, इसलिए यहाँ इनकी हम परस्पर अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं करते हैं। तो अच हलो सवर्ण संज्ञा निषेधम सूत्रम किम अस्ति नादझलौ, ये इसका नादझलौ सूत्र का तात्पर्य। अब इनमें सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ अब जो संधियां प्राप्त हो रही थी वो नहीं होगी, और दधिहर्ती दधि शीतलम जैसे शब्द वहां के वहां यथावत रह जाएंगे। अन्यथा यहाँ ऋण संधि होने जा रही थी, यहाँ दीर्घ संधि हो रही थी, ई और ई में दीर्घ हो जा रहा था, क्योंकि से भी ई माना जा रहा था, क्योंकि से का ई सवर्ण होता है, और सवर्ण का जब ग्रहण करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां संधि की अपेक्षा हो जाती है। ये था सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र और सवर्ण संज्ञा निषेध सूत्र। तो याद रखें, अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं करनी है, अच की अच के साथ करनी है, और हल की हल के साथ सवर्ण संज्ञा करनी है। कह कि आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसकी ए के साथ नहीं होगी। इसी तरह से देखिए, अब आगे संज्ञा सूत्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण में ये मुख्य बिंदु हैं जिनको हमको पढ़ना है, इसके आधार पर अपने उत्तर देने हैं। हालांकि ये पूरे संज्ञा प्रकरण की समस्त सूत्रों का बोध है इसमें। तो पहला देखो, संज्ञा सूत्र में पढ़ रहे हैं, पहला है वृद्धि संज्ञा है। देख रहे हैं वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादेश, ये पाणिनि के अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में पहला सूत्र वृद्धिरादेश लिखा, 1-1-1, यानी पहले अध्याय का पहले चरण का पहला सूत्र है ये, और इसको प्रथम सूत्र के रूप में लिखा क्योंकि पाणिनि सूत्र शैली के व्यक्ति हैं, और उन्होंने सूत्र आधार पर ही अपना मंगलाचरण किया, संक्षिप्तता के आधार पर। तो उन्होंने वृद्धि शब्द से स्टार्ट किया है, वृद्धि उन्नति के रूप में, तो एक मंगलाचरण भी हो गया, इसलिए इसको प्रथम सूत्र के रूप में लिखा है। तो पहली संज्ञा है वृद्धि संज्ञा,
उसका सूत्र पूछता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमको लिखना है वृद्धि आदेश। कभी कभी ज्यादा जल्दबाजी में हम उत्तर वृद्धि रेचि भी लिख जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धि आदेश है, वृद्धि रेचि तो वृद्धि संधि करता है। इसके बाद अब ये 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। संज्ञा विधायक सूत्र पूछ सकता है, ये पूछ सकता है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तब उसमें देखिएगा वृद्धि आदेश में लिखा आदेश, यानी आ आई और औ, ये 3 इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इसको हम आत और एच के रूप में लिख सकते हैं। तो आत एच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत से तात्पर्य आ है, क्योंकि इसके पीछे तय पड़ा हुआ है, तय पड़े जाने से उसी ही स्वर का बोध होता है। इसके बाद एच में दोनों आएंगे आई और औ, ये है वृद्धि संज्ञा। दूसरा है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण है, और इसमें लिखा है अथ एंग, यानी ए और ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। प्रश्न आता है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो अदेंग गुण है। गुण संज्ञा का वर्णा के, तो ए ओ अथवा अथ एंग च गुण संज्ञा स्यात्। तीसरा देखिए धातु संज्ञा। धातु संज्ञा के रूप में आता है भूआदयो धातवः, अर्थात क्रियावाची भू आदि की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचिनो भूआदयो धातु संज्ञा स्यु। तो देखिए इसमें क्रियावाची शब्द और लिखा, क्योंकि भू का अर्थ पृथ्वी भी होता है, वो शब्दवाचक है, तो क्रियावाचक होना चाहिए। भवती भवतः भवंती, भू और वा 2 नाम लिखे गए हैं, तो उसके आधार पर उसकी धातु संज्ञा होती है। चौथी संज्ञा है निपात। निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चादियो असत्वे। असत्वे सत्व का मतलब है द्रव्य, असत्व का मतलब है अद्रव्य, जो द्रव्यवाचक नहीं हो। जो द्रव्यवाचक नहीं है ऐसे च आदि, च प्रथम निपात है, उसके आगे उसकी श्रृंखला में जितने भी च वा है आदि, तो उनकी निपात संज्ञा होती है। प्रश्न आता है निपात संज्ञा केन सूत्रेण चादियो सत्वे। फिर आता है निपात संज्ञा कस्य भवति, तो अद्रव्यवाचिनो चादयो निपात संज्ञा स्यु। इसके आगे आता है उपसर्ग संज्ञा। उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में जब प्र आदि 22 का प्रयोग होता है तब उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के साथ योग होने पर उनकी प्र आदि जो 22 हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो वो नाम याद रखना जरूरी है कि वो उपसर्ग जो 22 हैं संख्या में प्र आदि, वो कब उपसर्ग बनते हैं, जब उनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है, तब वो उपसर्ग संज्ञक होते हैं। तो याद रखें वो 22 कौन कौन है। तो देखिए प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आम, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 जो प्रादि हैं इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। सबसे पहला उपसर्ग प्र, सबसे अंतिम उपसर्ग उप। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आम, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। इन 22 की उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र से उपसर्ग संज्ञा होती है। कब होती है, जब ये किसी क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रभवती अर्थात प्र उपसर्ग, इस प्र की उपसर्ग संज्ञा हो। इससे अगला सूत्र है संहिता संज्ञा।
संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञस्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता का नाम संहिता है। संहिता को संधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने लिखा कि मधु प्लस अरि, इसका मतलब यहाँ उ और ये ए, ये इनकी अत्यधिक समीपता है, और अत्यधिक समीपता होने के कारण यहां इन दोनों की संहिता संज्ञा होगी, यानी इनमें संधि होगी, इसलिए संधि का नाम संहिता है। तो परः सन्निकर्षः संहिता। अगला सूत्र है संयोग संज्ञा का, हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा हल वर्णों की होती है, लेकिन कब होती है? अनंतरा संयोग है। अनंतरा संयोग है, अर्थात अजभिर अव्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, कब होती है? लेकिन स्वरों से अव्यवहित होने पर, यानी स्वरों का व्यवधान नहीं होने पर हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राज्य। अब हम देख रहे हैं ये जय और ये, इसके बीच में कोई अच बाधा नहीं डाल रहा है, कोई अच नहीं आ रहा है। इसका मतलब जय और ये की संयोग संज्ञा होगी, और ये फिर संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। संयोग संज्ञा जब होगी तो उसका नाम संयुक्त संज्ञा हो जाएगा। तो अजभिर अव्यवहिता हलय संयोग संज्ञा, इस तरीके से संयोग संज्ञा करेंगे। जैसे मान लो ये लिखा जाता है क्षर, तो इसका मतलब यहाँ क और स, इन दोनों के बीच कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब इनकी संयोग संज्ञा होगी। तो ये वर्ण क्या कहलाएगा? जिसकी संयोग संज्ञा होती है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। इसके बाद कुछ सूत्र इस प्रकार हैं, जैसे अवसान संज्ञा है। सूत्र है विरामो अवसानम, विरामो अवसान, यानी विराम की अवसान संज्ञा होती है। विराम का मतलब रोक, जिसके बाद में कोई नहीं हो, समाप्ति एक तरह से। तो विराम की अवसान संज्ञा होती है। तो पूछा जाता है अवसान संज्ञा किसकी होती है? तो विरामो अवसानम सूत्र है उसका, विरामो अवसानम। संज्ञा विधायक सूत्र अवसान संज्ञा का विरामो अवसानम। इसके बाद आता है पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम। इसके लिए लिखा कि भाई सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। अब सुबंत और तिङंत सुप 21 होते हैं, एक विंशति सुप प्रत्यय, अष्टादश तिङ प्रत्यय। शब्दात् सुप भवन्ति धातो तिङ प्रत्यया जायन्ते। धातु से तिङ प्रत्यय होते हैं और शब्दों से सुप प्रत्यय होते हैं। तो सुप 21, एक विंशति, तिङ अष्टादश। सु औजस अम और षष्ठाभ्याम भिस इत्यादि जब हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ेंगे वहां काम आएंगे। यह हम याद रखना है कि ये सुप 21 जिसके पीछे जुड़ जाते हैं वो पद कहलाता है, और ये तिङ 18 जिसके पीछे जुड़ जाते हैं वो भी पद कहलाता है। जैसे बालकस्य
ये एक पद है। इसी तरह से पठति, ये भी एक पद है, क्योंकि इसमें ति जुड़ा है, तिंग प्रत्यय जुड़ा है, इसमें सुप प्रत्यय जुड़ा है। इस तरीके से पद संज्ञा विधायक सूत्र है, सुप्तिंग गंतम पदम। इस प्रकार ये हम पूरा संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने 3 क्लासों में इस प्रकरण को पूरा किया है। सबसे पहले मंगलाचरण के साथ माहेश्वर सूत्रों का बोध किया था, उसके बाद हमने उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्नों का बोध किया, और आज हमने श्रवण संज्ञा का निषेध सूत्र और उसके साथ साथ कुछ संज्ञा विधायक सूत्र जो संज्ञा प्रकरण में मुख्य रूप से जिनका नाम आया है कि वो पद किसको कहेंगे, संहिता किसको कहेंगे, संयोग किसको कहेंगे, उसके बारे में उनका नामकरण किया कि इसको संहिता कहा जाता है, इसको संयोग कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में प्रश्नव्य होते हैं। आपको इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन शास्त्रीय प्रथम वर्ष में आते हैं। तो एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन यही आता है कि ये संज्ञा किस सूत्र से होती है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एक उससे बड़ा आता है 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें सूत्र की किसी की व्याख्या कर दी जाती है कि जैसे श्रवण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, उसका निषेध सूत्र कौन सा है, उसकी वृत्ति लिखिए, व्याख्या करिए। इस तरह का जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम उसका